अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है तो आप तुरंत बोलोगे हाँ मैंने बिल्कुल सुना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं न्यूज़ में, टीवी में, सीरीज़ में या मूवीज़ में ज़रूर सुने होंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप एफआईआर से रिलेटेड लॉ क्या है ये आप जानते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा डाउट हो जाए। ज़्यादातर लोग इससे रिलेटेड लॉ जानते नहीं हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है एफआईआर। तो मेरा जो फॉर्मेट है पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं। मैं पहले आपको क्वेश्चन नोट डाउन करवाऊंगी जो कि हर साल पूछे जाते हैं और इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगी कंसेप्ट के साथ। पहले मैं बुक की भाषा में रीड करूंगी, बेयर एक्ट की भाषा में, उसके बाद मैं आपको उसको अपनी भाषा में कंसेप्ट क्लियर करूंगी और साथ ही साथ मैं डाटा, फैक्ट, केसेस और जो भी धाराएं हैं वो भी बताऊंगी और लास्ट में पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा वो ये है कि डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू एफआईआर एज गिवन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि एफआईआर का फुल फॉर्म है, से आप क्या समझते हैं और थाने में इसे दर्ज करने से मना करने पे क्या उपचार प्रावधान किए गए हैं। आप पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, ऐसे में एफआईआर दर्ज करवाने की क्या प्रक्रिया है और वीएनएस में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें प्रावधान दी गई, वो सारा क्वेश्चन जो है एफआईआर से रिलेटेड मैं इस 15 मिनट में कवर करवा दूंगी। तो सबसे पहले हमको आंसर लिखने के लिए एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब समझना पड़ेगा। तो साधारण भाषा में सभी को पता है कि सबसे पहले कोई भी घटना होने पे जो रिपोर्ट लिखाई जाती है उसको एफआईआर कहते हैं, लेकिन लीगल भाषा में कैसे लिखना है वो जानना जरूरी है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित सूचना से अभिप्राय ऐसी सूचना से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है एवं जो किसी अपराध के कारित किए जाने से संबंधित होती है। मतलब कोई अपराध हुआ, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे सड़क पे हो, और उस अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी तक जो दी गई उसको बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी अपराध की पुलिस अधिकारी से शिकायत करना ताकि वो आपराधिक विधि को ध्यान दे सके और अपराध के लिए क्या कानून है उस हिसाब से उसको आगे बढ़ा सके, मतलब उस अपराध को रोक सके। इसके बाद सूचना लिखित या मौखिक दी सकती है। एफआईआर कैसा होना चाहिए, तो लिखित हो या मौखिक हो। जब ऐसी सूचना मौखिक रूप से दी गई हो तो उसे पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया था। आपने अक्सर देखा होगा पुलिस स्टेशन पे कोई एफआईआर लिखवाने जाता है तो वो बोलता है एफआईआर के जो भी चीज़ें कि ऐसे ऐसे ये घटना घटी, और कोई पुलिस अधिकारी इसको लिखता रहता है, यानी मौखिक को लिखित में कन्वर्ट करता है और उसे सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा कि हमने ये लिखा, और फिर जो सूचना दिया जा रहा है वो नीचे उसका साइन करेगा कि हाँ मैंने पूरा जो बताया था वही लिखा गया और मैं इसको एग्री करता हूँ, साइन करेगा। और ऐसी सूचना का सार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पुस्तक में अंकित किया गया है कि कैसे इस सूचना को लिखना है, एफआईआर का क्या लेआउट होगा, ये ऑलरेडी मेंशन है। अब जहाँ तक हो सके एफआईआर में पूरी घटना को लिखने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन जो अभियोजन पक्ष का मामला केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकेगा कि उसने घटना का पूरा डिटेल नहीं लिखा है। कई बार क्या होता है हड़बड़ी में पूरा डिटेल लिखाना मुश्किल हो जाता है। तो मेन जैसे कि कोई किसी के घर का कोई गायब हो गया, कोई मिसिंग है, तो पूरा जो डिटेल है वो लिखाना मिसिंग होता है, सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआर वो गलत है। तो जहाँ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर किसी अशिक्षित साधारण कोई गांव की औरत है वो दर्ज करवाने आई हो और उसको सिर्फ कुछ नहीं पता है, उसको सिर्फ घटना जो हुआ है वो पता है कि मैं मतलब और उसने सिर्फ वही लिखा, तो भी वो एफआईआर माना जाएगा। तो इस प्रकार ये ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर में अभियुक्त का नाम लिखा जाए, जैसे कि रेप केसेस में होता है कि नाम नहीं लिखा जाता है, और कोई अगर अभियुक्त कोई राज्य कर्मचारी है तो उसके पद नाम का उल्लेख भी ज़रूरी है। अब प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर थाने के जो अधिकारी हैं उन्हीं के साथ सामने लिखा जाता है, जिस क्षेत्र में वो घटना हुई उस क्षेत्र के थाने में, लेकिन इसका ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है। इसके बाद एफआईआर पंजीकृत कराने का प्रोसेस क्या है, तो ये जो अभी संहिता आई है 2023 में, जो कि 2024 1 जुलाई से लागू हो चुकी है सब जगह, उसके धारा 173 में जाइए, 173 में, और एफआईआर लिखने की विधि का उसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो क्या कहता है धारा 173,
तो बेसिकली धारा 173 पॉइंट वाइज हमें कुछ चीज़ें बताता है। पहला, जो सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, मतलब जो सूचना दी गई है वो सच में जो अपराध हुआ है जिसके बारे में जानकारी उससे रिलेटेड हो। सूचना पुलिस थाने के अधिकारी को ही दी जानी चाहिए, ये नहीं कि जिस पुलिस थाने में गए उसके बाहर के आप किसी को दे दें, जो उस पुलिस थाने में उस समय अधिकारी है उसी को देना है। सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में दी जा सकती है। यदि सूचना मौखिक है तो पुलिस अधिकारी या कोई भी अधीनस्थ अधिकारी उस बोले हुए चीज़ को लिखेगा और उसके बाद साइन करवाएगा। सूचना का सार जो है वो राज्य सरकार में जो पुस्तक दी गई है एफआईआर लिखने का तरीका उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए। और सूचना देने वाले व्यक्ति को लिखित सूचना का फोटोकॉपी निःशुल्क दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसको एक फोटोकॉपी पुलिस थाने की तरफ से मिलेगी, यह धारा 173(2) में। तो इस तरह से आपने एफआईआर लिखवाने का प्रोसेस समझ लिया। इसके बाद है कि एफआईआर की प्रामाणिकता कैसे होगी। तो पुलिस अधिकारी का पहला ये कर्तव्य होता है कि वो एफआईआर की प्रामाणिकता को बनाए रखे। यदि जो मेन रिपोर्ट है मेन एफआईआर है उसका सप्रेंशन करके उसके स्थान पर अन्य रिपोर्ट लिख देता है और अभियुक्त द्वारा इस आशय की शिकायत करने पर तथा न्यायालय द्वारा रिपोर्ट से संबंधित थाने की डायरी पेश करने की अपेक्षा करने पर भी वो पेश नहीं की जाती, तो अनुमान किया जा सकता है कि एफआईआर रिपोर्ट को दबा दिया गया और यह तथ्य अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह में डाल देता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी ने एफआईआर लिखवाया, साइन भी कर दिया, लेकिन पुलिस अधिकारी जो है बाद में एफआईआर चेंज कर देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि एफआईआर को चेंज किया गया क्योंकि थाने की डायरी से उसको निकलवाया जाता है। इसके तो जो एफआईआर की प्रामाणिकता है वो कहाँ से मिलती है? थाने से ही मिलती है। इसके बाद सूचना अभिलिखित करने से इंकार करने पर व्यक्ति के ऊपर, जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने के किसी अधिकारी को किसी अपराध की एफआईआर दी जाए और अधिकारी ऐसी सूचना को लिखने से इंकार कर दे, जो नॉर्मली हमने देखा है अक्सर लोगों के साथ होता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसी सूचना का जो सार है संबंधित पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा भी भेज सकता है। अगर किसी अधिकारी ने लिखने से मना कर दिया तो वो डाक द्वारा भेज सकता है। और यदि इसका समाधान हो जाता है तो किसी अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो मामले का अन्वेषण करेगा और अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देश देगा कि इसको जाकर के इसका अन्वेषण करो, मतलब जांच करो। और ये सारी शक्तियाँ किसकी होगी? उस थाने के अधिकारी की होगी। तो अगर थाने का अधिकारी नहीं लिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? डाक से भी भेज सकते हैं अपनी रिपोर्ट। इसके बाद एफआईआर पे अन्वेषण का प्रारंभ किया जाना। अब एफआईआर तो हो गई, उसके पहला तो होता है संज्ञेय मामले। संज्ञेय क्या होता है? ज्यों ही किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है, त्यों ही उसका यह कर्तव्य और अधिकार है कि वो संबंधित रजिस्टर्ड में तुरंत दर्ज करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। एफआईआर को दर्ज करने में बिना बात के लेट करने से अभियोजन पक्ष का मामला डाउटफुल हो जाता है। इसीलिए एफआईआर लिखते ही तुरंत इन्वेस्टिगेशन, अगर पता चल गया कि ये जो अपराध है ये हुआ है, संज्ञेय है। अब यदि कोई एफआईआर ऐसे किसी अपराध के बारे में जो उस पुलिस थाने की स्थानीय अधिकारिता के बाहर हुआ है, जैसे आप जिस लोकेशन में रह रहे हैं वहाँ पे नहीं हुआ, किसी और लोकेशन में हुआ, तो ऐसी सूचना को इस आधार पर लिखित किए जाने से इनकार किया जाना सही नहीं होगा कि आप जिस एरिया में घटना घटी है उसी एरिया के थाने में जाइए, क्योंकि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के भी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं और अधिकारी इसके लिए मना नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है असंज्ञेय मामला। संज्ञेय मामले में पुलिस तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय मामले में नहीं कर सकती क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कोई घटना घटी है या नहीं घटी है। केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। जब कभी पुलिस अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध के सूचना मिलती है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पहले उसको एंट्री करे कि ऐसी घटना हुई है, फिर जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है जो इंसान, उसको मजिस्ट्रेट के पास जाने का वो निर्देश दे और मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश लेकर के आए, तब पुलिस अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसका कि प्रयोग किसी भी मामले में पुलिस को मिली हुई है। लेकिन असंज्ञेय मामले में, मतलब घटना हुई है या नहीं हुई है, मामले में मजिस्ट्रेट के पास पहले जाना होगा। अब यदि कोई मामला 2 या 2 से अधिक अपराध के संबंध में है और कम से कम 2 अपराध उसमें से हैं कि हो चुके हैं और वहाँ ऐसा मामला है कि संज्ञेय मामला समझा गया है और उसका तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर पता चल गया कि 3 मामले हैं, 3 में से 2 का जो है कांड हो चुके हैं, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है, उसमें मजिस्ट्रेट के पास जाने का वेट नहीं करना है।
अब एफआईआर का महत्व क्या है? तो जो एफआईआर है वो मौलिक या कोई सबूत के तौर पे नहीं होता है, लेकिन किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का एक आधार होता है एफआईआर। बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की जा सकती है। इसमें केस है मीनाक्षी अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था कि एफआईआर में अब जो भी सबूत है या जो भी सामग्री है जो याचियों के विरुद्ध है, तो एफआईआर को अपिखंडित नहीं किया जा सकता। मतलब अभी एफआईआर को ये नहीं कहा जा सकता कि ये अब गलत है और ये नहीं माना जाएगा। तो रिपोर्टकर्ता गवाह के रूप में विचारण के समय जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें बुलाया जाता है। और एफआईआर का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको मेंशन कर दीजिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 160 के अंतर्गत रिपोर्टकर्ता को संपुष्टि के लिए धारा 148 के अंतर्गत खंडन के लिए किया जा सकता है। और एफआईआर में थोड़ी त्रुटि या कमी के आधार पर एफआईआर की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर कमी रह जाता है तो उसका ऐसा नहीं कि उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको धारा 160, धारा 148 जरूर लिखना है। और इस लाइन को आपको किताबी भाषा में, बेयर एक्ट की भाषा में ही लिखना पड़ेगा कि यदि रिपोर्टकर्ता गवाह के रूप में विचारण के समय बुलाया जाता है तो एफआईआर का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 160 के अंतर्गत रिपोर्टकर्ता को संपुष्टि के लिए और धारा 148 के अंतर्गत खंडन के लिए किया जा सकता है। और एफआईआर में अगर कोई भी कमी रह जाती है तो उस आधार पर एफआईआर की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ केस है नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। इसमें कहा गया कि यदि एफआईआर लिखवाते समय घटनाओं का वर्णन करने में थोड़ी बहुत भूल हो जाती है और उस भूल का बाद में स्पष्टीकरण दे दिया जाता है तो ऐसी एफआईआर के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है और ऐसी एफआईआर पर संदेह करना अनुचित होगा। सपोज करिए कि किसी लेडी को किसी के हस्बैंड ने बहुत मारा और वो जो लेडी है वो घर आ गई, अपने मायके आ गई और उसने उस समय उसके माँ बाप उस कंडीशन में नहीं थे कि अपनी बेटी को इस हालत में देख करके सारा डिटेल लिखवा सकें। तब भी वो गए और एफआईआर लिखवाया, लेकिन एफआईआर में कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई। और सबसे बड़ी बात कि उस हड़बड़ी में उन्होंने अपनी बेटी का मेडिकल नहीं करवाया और एफआईआर लिखवा दिया। तो ये क्या होगा, ये एफआईआर पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ भी जो पॉइंट्स छूट गए हैं उसके आधार पर एफआईआर की प्रामाणिकता पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है। इसमें एक और केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लल्ला सिंह के मामले में। निर्णय लिया गया कि यदि किसी एफआईआर में सभी गवाह के नाम उल्लेख नहीं किए गए हैं तो भी इस आधार पर एफआईआर के महत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जब पहली बार रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं तो आपको पूरा डाटा, पूरे गवाह सबके नाम अच्छे से याद हो सकता है कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएं। तो इस आधार पे आपके एफआईआर को कोई भी नहीं कह सकता कि एफआईआर गलत हो और नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो अगली बार से जब भी आपको एफआईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इन पॉइंट्स को लिखना मत भूलिएगा, इन धाराओं को मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि धाराएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली धारा 173 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है एफआईआर